गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि जो आज हम पद परिचय के संदर्भ में मैंने आपको पहले बताया था। पद परिचय अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? पार्सिंग। ठीक है भाई। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पद होता क्या है और उसका परिचय कैसे दिया जाता है। ये बात मैंने आपको परसों भी बताई थी। पद परिचय से संबंधित एक बार फिर से सुन लीजिएगा, जान लीजिएगा इसके संदर्भ में। पद क्या है, पद कैसे बनते हैं, सर्वप्रथम तो हमें यही देखना है। ठीक है। फिर वो जो पद बन गया है उसका परिचय कैसे दिया जाएगा। दो बातें हो गई। पद, अब जैसे हम वर्ण करते हैं, वर्ण होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और ज्यादा टुकड़े न किए जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे र जम अ जम म, ठीक है, जम अ, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। ठीक है। जब इन वर्णों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो इन जोड़ने पर ये क्या बन जाएंगे? किसका रूप धारण कर लेंगे? ये वर्ण ये रूप धारण करेंगे पद, उसका, शब्द का। वर्णों के योग से शब्द बन जाता है। वर्णों के योग से क्या बन जाएगा? शब्द बनेगा। और जब उन शब्दों को, जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे, जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो वो जिन शब्दों को हमने वाक्य में प्रयोग किया है वो शब्द किसका रूप धारण कर लेंगे? पद का। वो जो शब्द है वो किसका रूप धारण कर लेंगे? पद का। यानी कि पद कैसे हुआ? पद कैसे हुआ? वर्णों से शब्दों का निर्माण हुआ। शब्दों से क्या हुआ? शब्दों को किस में प्रयोग किया? वाक्य में। और वाक्य में प्रयोग होने पर वो क्या हो गए? वो पद का रूप धारण कर लिया उन्होंने। किस में बन गए? वो जो शब्द हैं वाक्य में प्रयोग हुए वो पद में बन गए। समझ आई बात? इतनी बात समझ आई। अब वाक्य में जब वो जो शब्द है प्रयोग हुए वो जब वाक्य में बन जाएंगे तो वो कैसे बन देंगे? वो व्याकरण के नियमों में बन जाएंगे। व्याकरण के नियमों से बन जाते हैं। कि किस में बन जाते हैं? वो व्याकरण के नियमों में। ठीक है, इतनी बात समझ आई है। आगे देखिए। अब मान लीजिए जिस तरह से हम क्या करते हैं, पद परिचय का मतलब क्या हुआ? पद परिचय का मतलब अब क्या हुआ? परिचय का अर्थ है उसके संदर्भ में बताना कि ये जो शब्द है, ये शब्द जो वाक्य में प्रयोग हुआ जिसने पद का रूप धारण किया है, ये किस वर्ग का है? किस वर्ग का? व्याकरण के किस वर्ग का है? व्याकरण के किस वर्ग से अभिप्राय है? वर्ग मीन्स वो नाउन है, प्रोनाउन है, वो वर्ब है, या फिर वो कंजक्शन है। ठीक है, यानी कि वो संज्ञा सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, समुच्चय बोधक है, या फिर क्रिया विशेषण है, निपात है, क्या है क्या नहीं है। ये तो हो गए वर्ग की बात। दूसरी बात, वर्ग से फिर वो अगर आपको ये पता चल गया कि ये किस वर्ग से बंधा हुआ है, ये संज्ञा वर्ग से बंधा हुआ है, तो अब ये संज्ञा के किस उपवर्ग से बंधा हुआ है? वो जो शब्द है वाक्य में, जो शब्द पद के रूप में प्रयोग हुआ है, पद के रूप में आया है, वो पद किस यानी कि वर्ग के किस उपवर्ग का है? नहीं बात समझ आई? यानी कि सबसे पहले तो हमने क्या देख लिया कि जो शब्द आया है वो शब्द क्या है, वो किसका भेद है, व्याकरण का किस नियम में आता है, व्याकरण के किस नियम से बंधा हुआ है। यानी कि आपको पहचान है कि व्याकरण के ये किस नियम से बंधा हुआ है, ये संज्ञा के नियम से बंधा हुआ है। यानी कि ये जो शब्द है ये संज्ञा शब्द है। इतनी बात समझ आ गई। फिर आपने देखा कि ये संज्ञा के किस भेद से, यानी कि भेद से अभिप्राय है उसके उपभेद। संज्ञा के कितने भेद हो गए? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आपको ये पता है कि ये जो पद है, बताऊंगा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, ये जो पद है
ये पद संज्ञा शब्द के अंदर आता है, संज्ञा के अंदर आता है। और संज्ञा का ये कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? इतनी बात समझ आई? ऐसे ही हमें क्या करना है, मान लीजिए जो शब्द वाक्य में आया है, वाक्य में यानी कि जिसने पद का रूप धारण किया है, वो जो शब्द है वो क्या है? अविकारी के अंदर आता है। आपको पता है कि ये अविकारी है। मान लीजिए इसलिए शब्द है, किंतु है, परंतु है, आपको पता है ये क्या है? अविकारी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये अविकारी का भेद है। ठीक है, और आपको पता है कि ये क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है। मान लीजिए धीरे धीरे है, धीरे धीरे, आपको ये पता है कि ये जो धीरे धीरे है ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। ये तो उसका भेद हो गया कि ये व्याकरण के इस भेद के नियम के अंदर आता है, यानी कि कौन से भेद में? कि क्रिया विशेषण के रूप में से बंधा हुआ, क्रिया विशेषण में बंधा हुआ है ये सब धीरे धीरे। धीरे धीरे जो शब्द है वो किससे बंधा हुआ है? क्रिया विशेषण से। अब दूसरी जो बात इसमें से निकल के आती है वो क्या निकल के आएगी कि ये क्रिया विशेषण के किस उपभेद के अंदर आता है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण में आएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएगा या रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा? ये बात हमें जाननी है। इतनी बात स्पष्ट हुई? अब जैसे कई बार हम अपना परिचय देते हैं ना, अपना खुद का परिचय देते हैं, ठीक है, वैसे ही पदों का भी परिचय दिया जाता है। जैसे हम अपना नाम, अपने गुण, अपना काम, ये सभी कुछ बताते हैं ना, बताते हैं कि नहीं बताते हैं? कि मेरा नाम सिमरन है, मैं 10वीं न्यूटन में पढ़ती हूँ, सेंचुरी स्कूल में पढ़ती हूँ, ये सभी कुछ बताते हैं। ऐसे ही जैसे हमने अपने स्वयं के बारे में बताया है, ऐसे ही जो अंडरलाइन वर्ड है, जो रेखांकित पद है, उसका भी हमें ऐसे ही व्याकरण के नियमों के अनुसार उसके संदर्भ में बताना है कि ये व्याकरण के किन नियमों से बंधा हुआ है। ये नाउन वर्ड है, प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये कंजक्शन है, ये लिंग है, लिंग है तो ये एक वचन में आता है या बहुवचन में आता है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये सभी कुछ बताएंगे। ये कर्ता के रूप में काम करता है, क्रम के रूप में काम करता है या फिर किसके रूप में काम करता है? ये क्रिया के रूप में काम करता है। ये बातें जब हमें स्पष्ट हो जाएंगी तभी हमें आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें सर्वप्रथम क्या देखना होगा? सर्वप्रथम हमें जो इसके अंदर आएंगे, यानी कि इस पद परिचय को हम इस पद परिचय को दो प्रकार से बांट सकते हैं। पद परिचय को कितने प्रकार से बांट सकते हैं? दो से। ये तो साधारण सी बातें हैं, ये जो बातें हैं कुछ नियम है जो मैं आपको पुनः बताऊंगा। अब इसे है ना पद परिचय को दो भागों में बांट दें। पहला जो भाग है वो क्या है? विकारी, विकारी, और दूसरा विकारी शब्द, और दूसरा है अविकारी, अविकारी, अविकारी शब्द। ठीक है भाई? अब मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया। एग्जाम्पल है राम स्कूल में जाता है। राम स्कूल में जाता है, ये एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, और इसमें जो सवाल पूछा गया है, यानी कि राम को अंडरलाइन किया गया है। राम की जो ये शब्द है इसका हमें पद परिचय बताना है, क्योंकि इसको हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया और वाक्य में प्रयोग करने पर यह पद का रूप धारण कर लिया। अब ये जो राम है अंडरलाइन वर्ड, इसका हमें परिचय बताना है। समझ आई बात? ठीक है, सबसे पहले तो इसका परिचय बताने के लिए हमें ये दो चीजें देखनी है, विकारी और अविकारी। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि जो भी अंडरलाइन वर्ड आएगा सेंटेंस में, वाक्य में, जो भी अंडरलाइन वर्ड है जिसका भी पद परिचय पूछा गया है, जिस भी शब्द का पद परिचय पूछा गया है, वो ये देखना है कि वो विकारी शब्द है या फिर अविकारी शब्द। इतनी बात स्पष्ट हुई? ठीक है भाई?
ये दो बातें हमें विशेष ध्यान रखनी है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो विकारी है या अविकारी है। ठीक है। अब सबसे पहले विकारी क्या होता है, विकारी और अविकारी क्या होता है, यानी कि विकारी की परिभाषा जानेंगे तो क्या बनेगा, लिंग वचन काल कारक के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है उन्हें तो क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, विकारी। विकार करना, विकार उत्पन्न करना, यानी कि विकार उत्पन्न करने से अभिप्राय परिवर्तन करना, चेंज हो जाना, बदल जाना। जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए लड़का है, लड़का, लड़का से लड़के भी बन गया, लड़को भी हो गया ना, लड़को, लड़की, लड़कियां, कुर्सी, कुर्सियां। ठीक है। तू से तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुमसे तुझको। ठीक है। मैं से मेरा, मुझे, मुझको, हो गया ना। हमसे हमारा, हमको, हमसे, बदल गए ना। ऐसे ही जैसे जाता है, ये क्रिया जाता, जाना, जाते, बदल जाती है ना, बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है। तो ये इस तरह के जो शब्द हैं और ये जिस व्याकरण के नियम से बंधे हुए हैं, इस तरह के जो शब्द है जिनमें चेंजिंग आ सकती है, बदले जा सकते हैं, उन्हें तो क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। इतनी बात समझ आई, उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द। ठीक है। और ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अविकारी। इतनी बात समझ तो। अब एक बार ये देख लीजिएगा, ये जो विकारी और अविकारी है ना, ये जैसे हम एक वो पढ़ते नहीं है, क्या नाम है, शब्दों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, एक चैप्टर आता है ग्रामर का। ठीक है। तो इसमें 6, 7, 8 में, और जैसे हम पढ़ते नहीं है, तत्सम शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 प्रकार से बांटा जा सकता है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, संकर शब्द। ठीक है, पढ़ते हैं ना। ऐसे ही ये जो आते हैं, ये व्याकरणिक प्रकारीय, व्याकरणिक प्रकारीय के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो तरह के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इतनी बात समझ आई है। और परिभाषा मैंने आपको बताई दी, विकारी की भी और अविकारी की भी परिभाषा बता दी, यानी कि लिंग वचन काल कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी। अब इसके अंदर कैसे शब्द आएंगे जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि जो लिख दिया तो लिख ही दिया, लिखा गया तो लिखा गया। जैसे न्यूज़पेपर है या मैगजीन है, ये बुक है। ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में जो छप गया तो छप ही गया, जो छप चुका है तो छप ही गया। अब ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे मान लीजिए मैंने पद को गलत लिख दिया, पद को गलत लिख दिया, तो इसको तो रफ करके दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में पद अगर गलत लिखा गया तो लिखा ही गया। समझ आई ना बात। तो इसमें क्या है, ऐसे शब्द आएंगे जिनमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता, नो चेंज, इसमें चेंज, इसमें नो चेंज। अब इसमें कैसे शब्द आएंगे, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, अचानक, अचानक, किंतु, परंतु, किंतु परंतु, इसलिए, ताकि, ही भी तक, ही भी तक, नहीं, नहीं, क्योंकि, क्योंकि, और। ये जो इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, इस तरह के जो शब्द होते हैं, इनमें नो चेंज, ये वाक्य के अंदर प्रयोग किए गए, वाक्य के अंदर ये प्रयोग हो गए, और प्रयोग होने के बाद ये व्याकरण के नियम से बंध गए। अब व्याकरण के किस नियम से बंध गए, ये देखना हमें जरूरी है, ये जानना जरूरी है। ये बात हमें समझ आ गई ना, तो इसके अंदर जो ये 4 या 5 अंक में ये आएंगे, हमें 4 या 5 के 5 ही मिलेंगे, प्राप्त होंगे। अब इसमें क्या है, अब मैंने ये सीधा सा बता दिया आपको, धीरे धीरे, अचानक, किंतु, परंतु, इसलिए, ही भी तक, नहीं, क्योंकि, और ये क्या है, और। ठीक है, ये मैंने सीधे बता दिया।
अब हमें ये पता है कि जो और है, और जो शब्द है, ये तो समुच्चय बोधक के अंदर आता है, किंतु है, परंतु है, इसलिए है, ये तो समुच्चय बोधक के अंदर आते हैं। समझ आई ना बात है? और क्या नाम है, जो धीरे धीरे है, अचानक है, ये क्रिया विशेषण के अंदर आते हैं। ये किसके अंदर आते हैं? क्रिया विशेषण के अंदर आते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात है? ठीक है। जब ये हमें पता चल गया कि ये व्याकरण के इस नियम से बंधा हुआ है, यानी कौन से नियम से? ये जो धीरे धीरे है, ये तो व्याकरण के क्रिया विशेषण नियम में बंधा हुआ है, और किंतु परंतु इसलिए, और ये किस में बंधा हुआ है? समुच्चय बोधक के नियम में से बंधा हुआ है। ई बी तक ये निपात से बंधे हुए शब्द है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, आई बात समझ? इतनी बात समझ आई है? अब बात है राम के, राम के जो मैंने आपको बताना है। ठीक है, अब राम का परिचय पूछा गया। ठीक है, आपको पता है, आपने बताया कि जो राम है, राम, आपको पता है कि राम नाउन वर्ड है, संज्ञा शब्द है। आपको इतना पता है कि नाउन जो होता है वो संज्ञा शब्द होता है। ठीक है, आपने क्या लिख दिया? संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द लिख दिया, संज्ञा शब्द। एक बात लिख दी आपने। दूसरी बात आपने बता दी कि जो राम है वो क्या है? वो लिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? आपने बता दिया कि ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। और पुल्लिंग को लिखते समय जो अर्ध लय होता है ना, इसी पर ये मात्रा आती है, और इसी पर ये जो अनुस्वार बिंदु है ये आती है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो ये जो लय ने पूरा रूप धारण किया हुआ इस पर अनुस्वार बिंदु लगाते हैं, ये गलत है। समझ आई बात? तीसरी जो बात है वो क्या है, इसमें बताया गया कि ये एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है या बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। ये किस रूप में प्रयोग है? एक वचन के रूप में, ये बता दिया। चौथी जो बात है कि इस कर्ता का, यानी कि जिसका पद परिचय पूछा गया है, जिसका पद परिचय पूछा गया, उसका वाक्य में जो अन्य शब्द आए हैं, वाक्य में जो अन्य शब्द आए हैं, उनके साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी कि जिस शब्द का पद परिचय पूछा गया, उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, अब राम है, राम क्या है? मेन सब्जेक्ट है, मूलकर्ता के रूप में है। इस मूल का, या तो ये लिख दीजिएगा मूलकर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, मूलकर्ता के रूप में प्रयोग है, या तो ये लिखोगे, या कर्ता का क्रिया के साथ संबंध प्रकट किया गया, कर्ता का क्रिया के साथ संबंध प्रकट किया गया। ये चार बातें बता दी आपने। अब ये तो व्याकरण का भेद हो गया, ये बता दिया हमने। अब हमें थोड़ा सा अगर और गहराई से चले, और गहराई से जाएं कि ये जो संज्ञा है, ये जो राम है, ये संज्ञा वर्ड है, नाउन वर्ड है, ये तो पता ही है। अब थोड़ा सा और डीपली जाएंगे। आपको पता है कि नाउन के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये जातिवाचक है नहीं, नहीं ये भाववाचक है। ये क्या है? ये जो राम, राम है, राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपने लिख दिया कि इसका जो पद परिचय बता दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन है, मूलकर्ता के रूप में प्रयोग हुआ, या क्रिया के, मूलकर्ता का क्रिया के साथ संबंध बताया गया। ये चार बातें बता दी। यानी हमें क्या बताना है, इसके अंदर विकारी के अंदर, विकारी में जो चार आएंगे, बताऊंगा अभी आपको। विकारी के अंदर जो चार शब्द, ये व्याकरण के जो नियम आएंगे, उनके अंदर तो लिंग भी बताना, वचन भी बताना। समझ आई? लेकिन अविकारी में, अविकारी के अंदर न तो लिंग बताया जाएगा, न ही वचन बताया जाएगा। जिसका भी पद परिचय पूछा गया, जिस भी शब्द का परिचय पूछा गया, उसके बारे में न तो लिंग बताएंगे, न ही वचन बताएंगे। समझ आई मेरी बात? ठीक है ना भाई? इतनी बात समझ आई है? दूसरी जो बात है, अब दूसरा ये तो था एग्जाम्पल किसका? विकारी के अनुसार। अब अविकारी के अनुसार भी बताऊंगा। फिर अगर बात ये है, मान लीजिए
ये है क्या नाम है, सुखमन है। सुखमन को तो ये पता है कि ये जो राम है ये नाउन वर्ड है, इतना पता है। लेकिन तरुण को ये भी मालूम है कि ये जो राम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब मान लीजिए हर्ष की बात आ जाए या विशाल की बात आ जाए, विशाल को ये नहीं मालूम कि ये जो राम है ये नाउन वर्ड है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर कंजक्शन क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसको इतना मालूम है कि ये विकारी शब्द है, ये विकारी शब्द है। इसको ये मालूम है कि अविकारी तो क्या होते हैं, धीरे धीरे, अचानक, किंतु, परंतु, इसलिए, ही, भी, तक, ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं ना वो अविकारी के अंदर आते हैं। इस तरह का जो शब्द है वो अविकारी के अंदर आता नहीं, वो तो विकारी के अंदर आता है। अब विशाल ने, सुखमन ने तो इसका जो पद परिचय बताया कि संज्ञा शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन है और मूल करता है। तरुण ने बता दिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, मूल कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, इतना बता दिया। अब विशाल क्या लिखेगा, विशाल लिखता है कि विकारी शब्द है, जो राम है वो विकारी शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन है और मूल कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है। तो आप तीनों के बिल्कुल ही सही माने जाएंगे। समझ आई बात? अगर लिखते हैं, अगर लिखते हैं तो बिल्कुल सही माने जाएंगे। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाए और एमसीक्यूज में पूछा जाए, एमसीक्यूज में, तो उस समय इसका जो रियल रूप है वो हमें बताना होगा। यानी कि ऑप्शन में अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा भी दे दिया, ठीक है, और क्या नाम है विकारी भी दे दिया और अन्य दे दिए, तो उस टाइम आप किस पे टिक करोगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उस टाइम हमें इसका रियल रूप बताना होगा। इधर ध्यान दीजिए भाई, आप इतनी बात समझ आई, इतना समझ आया? कोई डाउट है भाई, किसी प्रकार का कोई कुछ संदेह पूछना है भाई आपको? चलिए अब आगे का क्या बताऊंगा वो सभी आपको। ठीक है, अब ये तो बात समझ आ गई हमें, राम इसमें क्या नाम है ये है। अब मान लीजिए स्कूल है, स्कूल आ जाए, पद परिचय अविकारी का भी बताऊंगा आपको। स्कूल आ जाए, स्कूल का पद परिचय पूछा गया, राम का नहीं पूछा, स्कूल का पूछ लिया। ठीक है, अब स्कूल है, आपको पता है कि स्कूल भी क्या है, नाउन वर्ड है। स्कूल भी क्या है, नाउन वर्ड है। और आपने बता दिया कि आपको ये पता है कि नाउन में ये व्यक्तिवाचक ना, ओके, ये जातिवाचक है। स्कूल क्या है, जातिवाचक है। तो आप क्या लिखोगे, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है या बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है, क्रम के रूप में प्रयोग हुआ है। इतनी बात बता दी आपने। ठीक है, अगर सपोज कीजिए, छोटी सी ये बारीकी चीजें हैं, समझने की कोशिश करना। अगर मान लीजिए ये स्कूल है, आपको पता है ये जातिवाचक है, क्योंकि स्कूल छोटे मोटे भी स्कूल हो सकते हैं, सरकारी स्कूल भी हो सकते हैं, एडेड भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, संस्था के भी स्कूल हो सकते हैं। स्कूल जातिवाचक में जाएगा, इतनी बात आपको पता है कि स्कूल जातिवाचक है। लेकिन अगर मान लीजिए स्कूल अंडरलाइन है और स्कूल के आगे नाम दे दिया द सेंचुरी स्कूल या सेंचुरी स्कूल, सेंचुरी स्कूल में जाता है राम, सेंचुरी स्कूल में जाता है, नाम दे दिया, स्कूल का नेम दर्शा दिया, मेंशन कर दिया, इधर नाम दे दिया कि आर्य में, सेंचुरी में, महाराणा में, प्रताप में, दयाल सिंह में। ठीक है, तो उस टाइम ये जो स्कूल है, ये स्कूल व्यक्ति जातिवाचक न होके क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक बन जाएगा। आगे चलेंगे ना, आपको ये बताऊंगा मैं सभी कुछ कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक में कैसे बदल जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्तिवाचक दिखाई तो देते हैं व्यक्तिवाचक, लेकिन होते जातिवाचक, कुछ जातिवाचक होते हैं लेकिन वो वास्तव में उनका जो लिखा जाएगा रूप, वो क्या जवाब लिखा जाएगा व्यक्तिवाचक के रूप में लिखा जाएगा, वो मैं बताऊंगा। एक बात तो ये स्पष्ट हुई, जैसे मान लीजिए स्टेशन है, राम स्टेशन पर खड़ा है, स्टेशन है, स्टेशन, स्टेशन है यहाँ पे। अब ये तो नहीं पता राम कौन से स्टेशन पे खड़ा है, करनाल स्टेशन पे, पानीपत स्टेशन पे, दिल्ली स्टेशन पे, दिल्ली में भी वो पालम
स्टेशन पे है, या फिर पुरानी दिल्ली स्टेशन पे है, नई दिल्ली स्टेशन पे, आजादपुर मंडी स्टेशन पे है, कौन से स्टेशन पे, ये तो नहीं पता हमें, ये तो नहीं पता। अगर उसमें स्टेशन के साथ नाम दे दिया कि राम पानीपत स्टेशन पर खड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, वरना वो क्या जाएगा, जातिवाचक। अगर उस जगह का नाम नहीं दिया गया है तो जातिवाचक, अगर नाम दिया गया है तो व्यक्तिवाचक। इतनी बात स्पष्ट हुई, क्लियर है? ठीक है। अब जो तीसरी जो इसमें खासियत है वो क्या है, मान लीजिए स्कूल है, स्कूल अंडरलाइन है, इसका परिचय पूछा गया, तो ये इसका परिचय नहीं पूछा गया, ये साथ में है, कारक विभक्ति है, तो हमें अगर इस शब्द का ही पद परिचय पूछा गया और इसके साथ कारकीय विभक्ति भी है, इसके साथ कारकीय विभक्ति भी है, लेकिन वो अंडरलाइन नहीं है, जो कारकीय विभक्ति है वो अंडरलाइन नहीं है, तो भी हमें क्या बताना पड़ेगा, उस कारकीय विभक्ति का बारे में भी हमें लिखना पड़ेगा कि अब में है, में कौन सी कारक विभक्ति है, अपादान कारक विभक्ति है या संबंध कारक विभक्ति है, अधिकरण है या फिर कोई अन्य है, कौन सी कारक की विभक्ति बन जाएगी में पर अधिकरण होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा शब्द पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। और क्या लिखेंगे, अधिकरण कारक विभक्ति का प्रयोग है, अधिकरण कारक विभक्ति का प्रयोग। इतनी बात स्पष्ट हुई भाई? एग्जाम्पल भले एक समझ आए लेकिन अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ गया ना तो मैं इतनी गारंटी देता हूं आपको, बाकी जो विकारी अविकारी में जो कुछ भी है ना वो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि मैंने सिर्फ इतना ही मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा, सब कुछ पूरा का पूरा इसका क्या नाम है, डीएनए किया जाएगा पूरा का पूरा इस चैप्टर का, ठीक है, डीएनए टेस्ट होगा। अब इसमें देखिए ये बात समझ आई। अब आगे है जाता, मान लीजिए स्कूल के पद परिचय नहीं पूछा, जाता का पूछ लिया, जाता है। अब आपको पता है कि क्वेश्चन लगा के आपने देख लिया, आंसर मिलता है, यानी कि आपको पता है कि अकर्मक क्रिया क्या है और सकर्मक क्रिया क्या है, क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, ये बताऊंगा आपको। और वैसी क्रिया 5 प्रकार से होती है, जैसे नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया है, वो भी बताऊंगा क्योंकि वो भी आती है पेपर में। वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया, पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। तो इस तरीके से वो सभी कुछ बताऊंगा आपको। अब मान लीजिए इसका पद परिचय पूछा जाता है, अब आपने देखा कि आपने क्वेश्चन लगाया कि राम कहाँ जाता है, कहाँ, कब, इस तरह से आपने इन शब्दों का प्रयोग करके आपने पूछ लिया, ठीक है। तो जवाब मिलता है स्कूल में या खेत में या पानीपत, ठीक है। राम कहाँ जाता है, राम किधर गया, स्कूल में, ठीक है। तो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी, कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, ज्यादा तू है, ज्यादा तू के रूप में है, ता ते ती, ये किसकी पहचान होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है, ता ते ती। तो रहा है, रहे है, रही है, ये किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, रहा, रहे, रही है। सिंपल टेंस में क्या लगता है, सिंपल टेंस में क्या लगता है, हिंदी में तो तातेल का प्रयोग होगा और अंग्रेजी में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या नाम है, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। अगर सिंगुलर है तो ये होगा और प्लूरल है तो एस या ईएस हो जाएगा, यही तो पढ़ते हैं। उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। उस इसमें हिंदी में रहा है, रहे है, रही है, ये पहचान होती है, ठीक है। अब हमने क्या बताया इसमें कि सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया पुल्लिंग है, एक वचन है और ज्यादा धातु का प्रयोग है, और है जो है ये सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हुई है, बात खत्म। समझ आई, इतनी बात समझ आई ना। तो ये विकारी का जो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, ये समझ आया है, समझ आया ना। अब बात आती है अविकारी की,
बात किसकी आती है? अविकारी की। ठीक है भाई। अब एग्जाम्पल है, मान लीजिए राम धीरे धीरे स्कूल में जाता है। राम धीरे धीरे किधर जाता है? स्कूल में जाता है। ठीक है भाई। तो ये देख लीजिए, राम धीरे 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 स्कूल में जाता है। आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। ठीक है। अब अंडरलाइन वर्ड है धीरे धीरे। अंडरलाइन वर्ड क्या है? धीरे धीरे। इसका पद परिचय बताना है हमें। ठीक है। अब आपको ये पता है कि यार इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकता, सर ने तो ये बता दा, ऐसे जो शब्द आएंगे उनमें नो चेंज। आंख मीच के क्या लिखना है? अविकारी लिखना है। ठीक है। अब आपने बता दिया। अब आपको ये तो पता है कि ये जो धीरे धीरे है अविकारी शब्द है। बात वही आ गई सुखमन की, तरुण की और क्या नाम है, विशाल की। ठीक है। अब आपने क्या बताया? आपको ये पहचान है कि अविकारी के 5 भेद होते हैं। आपको पता है कि अविकारी के 5 भेद होते हैं कि कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और चौथा विस्मयादि बोधक, पांचवा निपात। अब आपको ये भी पता है कि ही, भी, तक, नहीं, इस मात्र, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो तो निपात में आते हैं। अब निपात तो जवाब में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इस तरह के जो शब्द है इधर है ही नहीं। निपात तो बाहर गया, वो तो आंसर बनेगा ही नहीं। बनेगा तो नहीं, निपात तो गया बाहर, बचे क्या? 4। अब आपको ये भी पहचान का पता है कि विस्मयादि बोधक कौन कौन से शब्द होते हैं? शाबाश, वाह, अरे। ठीक है। इस तरह के जो शब्द है, और आपको ये पता है कि विस्मयादि बोधक में तो ये जो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है, साथ के साथ में शब्दों के साथ ही इस तरह का जो चिन्ह है वो भी प्रयोग होता है। इस तरह का चिन्ह ये प्रयोग होता है। अब आपको ये पता है कि ये जो शब्द है धीरे धीरे, ये ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गया, यानी कि 2 कट हो गए। थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। ठीक है। थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। अब ये भी गया। तीसरी बात आती है समुच्चय बोधक की। तीसरी बात किसकी आती है? समुच्चय बोधक की। अब समुच्चय बोधक का आपको पता है कि समुच्चय बोधक 2 तरह का होता है। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। और आपको ये भी पता है कि समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक है वो 4 तरह के होते हैं, और व्यधिकरण जो समुच्चय बोधक है वो भी 4 तरह के होते हैं। ये भी आपको पता है। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि समानाधिकरण में तो क्या आएगा? और आएगा। ठीक है। परंतु आएगा, किंतु आएगा। ठीक है। और आपको ये पता है कि व्यधिकरण में अथवा आएगा। ठीक है। इस तरह के जो शब्द हैं वो आएंगे। अब ऑप्शन से ये भी कट हो गया। 3 गए, बचे क्या? 2। 2 विकल्प बच गए ना हमारे पास, यानी कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। अब संबंध बोधक की पहचान का आपको पता है कि समीप, 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 अंदर, बाहर, इस तरह के जो शब्द होंगे वो संबंध बोधक में आएंगे। अंदर, बाहर, इस तरह के जो शब्द होंगे वो संबंध बोधक में आएगा। ये भी गया। अब इस तरह का है ही नहीं ये। अब बच गया क्या? क्रिया विशेषण। बचा क्या? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण, अब बात आती है, आपको ये तो पता चल गया कि ये जो शब्द है ये क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। समझ आई बात? हुई कि ये जो शब्द है ये क्रिया विशेषण शब्द है, ये पता चल गया। अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो क्या है कि इसमें एक तो हमें लिंग नहीं बताना, एक इसमें वचन नहीं बताना। ये 2 बातें हमें नहीं बतानी इसके अंदर। समझ आई बात? अब जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है वो क्या है कि अब आपको ये पता है कि जो क्रिया विशेषण है ना, क्रिया विशेषण का तो सर ने 4 भेद बताए थे भाई, और उनकी पहचान भी लिखवाई भी और बता भी रखी है। ठीक है। वो 4 भेद कौन कौन से है
कि पहला तो सर ने ये बताया था कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा क्या बताया कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और तीसरा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा क्या बताया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आपको पता है ये जो धीरे धीरे बात धीरे धीरे पर चली हुई है, इस पे चली हुई है धीरे धीरे पर, कि आपको पता है कि इसमें टाइम के बारे में नहीं बताया, टाइम के बारे में नहीं बताया गया कि वो दोपहर गया, शाम को आया, सुबह गया, कल गया, आज आया, परसों गया, टाइम पीरियड तो नहीं है इसके अंदर। एक तो बात ये, यानी कि कालवाचक गया, इसमें स्थान के बारे में नहीं बताया कि अंदर है, कक्षा के अंदर बैठा है, छत के ऊपर बैठा है, मैदान के अंदर, मैदान पर बैठा है, किधर बैठा किधर नहीं है, ये भी गया। तीसरी बात परिमाण की, इसमें नाप तोल के बारे में है ही नहीं, ये भी गया। चौथी बात क्या है रीति। अब बचता है कि इसमें जो रीति का जो अर्थ बताया था सर ने, वो क्या बताया ढंग तरीका स्टाइल, काम के जो क्रिया है वो किस तरीके से काम करती है, उसके क्रिया के होने के ढंग तरीके के बारे में बताया कि ये जो है इसमें तो काम क्या और होता है, क्रिया ने कैसे काम किया है धीरे धीरे, क्रिया ने कैसे काम किया है धीरे धीरे। तो इसमें आपने आगे नीचे के क्या लिख दिया धीरे धीरे में क्रिया, ये क्या नाम है रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द ये बता दिया। सिर्फ अगर आप इतना भी लिखते हो, इतना भी लिखते हो तो भी ये क्या जाएगा, आपको क्या होगा पूरा का पूरा अंक इसमें प्राप्त होंगे, आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे इसके अंदर। ठीक है। दूसरी अगर इसमें आप थोड़ा सा इसका जिन शब्दों का पद परिचय पूछा गया उनका वाक्य में जो अन्य शब्द है उनके साथ जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो और अगर आप बता देते हो, वो पहचान भी बताऊंगा आपको रिलेशन के, सभी कुछ बताऊंगा, वो भी अगर आप बता